नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक मैकियावेली के संबंध में। प्रसिद्ध विद्वान मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक चिंतक कहकर पुकारा है। वस्तुतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीति होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उनके विचार मध्ययुगीन परंपराओं से सर्वथा भिन्न हैं। मध्ययुग के आधारों से हटकर मैकियावेली राजनीति में धर्मवाद और नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण करते हैं। वस्तुतः वह पहले ऐसे आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य की कल्पना भी की थी। इनका जीवन काल सन 1469 से 1527 तक रहा और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लीवी और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द प्रिंस उनकी महानतम कृति है। प्रिंस लॉरेंजो को संबोधित किया गया है, जो ऑरवेनों का ड्यूक था। यह ग्रंथ वैसे तो 1513 में लिखा गया था, किंतु इसका प्रकाशन उनके निधन के बाद 1532 में हुआ। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं और प्रचलित विचारधारा का प्रभाव पड़ता ही है। परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक और विचारक था जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को आंका और अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। चूँकि उन पर अपने युग की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था, इसीलिए उन्हें यह श्रेय दिया जाता है। अब हम उन तत्वों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ और उसकी रचनाओं में यही बात स्पष्ट रूप से झलकती है। मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन की प्रेरणा के फलस्वरूप ही साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में मध्ययुग के आदर्शों का अंत हो रहा था। यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्र राज्य की स्थापना हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च का प्रभाव समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता और नैतिकता से लोभी लोगों का विश्वास उठ चुका था और इसका स्थान बुद्धि, विवेक और तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। यह काल नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण और स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दे रहा था। इस प्रकार पुनर्जागरण आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि वह मध्ययुग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था और फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावेली पर इसका यही प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी इससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में सर्वथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। ऐसे विचार जो सिर्फ नहीं वरन आश्चर्यजनक थे और नई दिशा दिखाने वाले थे। जब मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासकों ने सामंतों और उनकी प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। इसीलिए मैकियावेली ने इटली में एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो सके और इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना हो सके। मैकियावेली चाहते थे कि इटली में भी एक ऐसे राजा मतलब प्रिंस का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य परस्पर युद्ध लड़ते थे और पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे। वे कभी फ्रांस, कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते थे।
इस प्रकार इटली में गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मैकियावेली एक उच्च देशभक्त थे और वे फ्रांस की ही तरह शक्तिशाली राष्ट्र राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहते थे। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों और इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत हैं। मैकियावेली ने अपने समय में चर्च को भ्रष्ट रूप में देखा था, पोप के विलास में जीवन को देखा था। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली लिखते भी हैं कि उन्होंने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त शायद कोई और कार्य नहीं किया। मैकियावेली पर इन सब परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और इन परिस्थितियों के अनुसार ही उन्होंने प्रिंस को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना को तत्पर रहना चाहिए। मैकियावेली अपने राजा को छल बल से राज्य और अपने शासन की रक्षा करने की खुलकर सलाह देते हैं। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह धारणा भी अपने युग के नितांत अनुरूप ही थी। मैकियावेली इटली को भी पोप के प्रभाव और नैतिक बंधनों से मुक्त एक राज्य के रूप में देखना चाहते थे। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषकर इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त ही देखा था। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्र और साधारण नागरिकों के स्वार्थी आचरण ने उनके मस्तिष्क पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न ही वह नैतिक प्राणी है, वह अपने हितों को मात्र सिद्ध करने वाला है। उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है, परंतु अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी उनकी धारणा भी तत्कालीन की परिस्थितियों के अनुसार नकारात्मक ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डनिंग का यह कथन कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसी वास्तव में अपने युग का शिशु था, सत्य ही है, क्योंकि मैकियावेली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था। धन्यवाद।